हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में देखेंगे। तो इसे देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप ऑफ शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा कि इसमें दो टाइप के शेड्यूल होते हैं। एक हो गया हमारा सीरियल शेड्यूल और एक था हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल, अब पहले तो सीरियल है तो ऑब्वियसली इसमें सारी प्रॉपर्टी होगी, बट इसमें क्या होगा, लेस थ्रूपुट होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस होगा, ये सब प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नॉन सीरियल शेड्यूल की तरफ जाते हैं। इसमें होता है दो टाइप का, एक सीरियलाइजेबल यानी कि इसको सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, दूसरा होता है इसको नहीं कर सकते हैं। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल, इसके अंदर हमने देखा कैसे सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करते हैं। इसमें हमने देखा एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और एक हमने देखा व्यू सीरियलाइजेबल। और अगर वो सीरियलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉन सीरियल शेड्यूल है, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो पहले हम चेक करते हैं, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ऑब्वियसली वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही। अगर वो दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया यानी कि वो नॉन सीरियल शेड्यूल है। तो नॉन सीरियल शेड्यूल भी दो टाइप का होता है, एक में रिकवर कर सकते हैं किसी कारण से अगर फेलियर आया तो, एक में नॉन रिकवरेबल। तो एक हो गया हमारा नॉन और एक हो गया रिकवरेबल। और इसके अंदर यही आज हम देखेंगे रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में। इसमें तीन होते हैं, एक हो गया कास्केडलेस, एक हो गया कास्केडिंग, एक हो गया स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। तो हमने क्या देखा शेड्यूल इन डीबीएमएस में कि शेड्यूल जो होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, एक सीरियल शेड्यूल, एक नॉन सीरियल शेड्यूल। तो नॉन सीरियल शेड्यूल के में दो टाइप होते हैं, सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करने का दो मेथड था, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल है। तो नॉन सीरियल शेड्यूल दो टाइप का होता है, एक नॉन रिकवरेबल, एक रिकवरेबल। रिकवरेबल में होता है कास्केडलेस, कास्केडिंग एंड स्ट्रिक्ट। तो आज हम ये वाला पार्ट देखेंगे। तो इसे देखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी किस किस टाइप की होती है। तो हम पहले इसके लिए पहले एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि इसमें चेक करना है कि क्या इसमें डिपेंडेंसी है कि नहीं। तो हमें चेक करना है डिपेंडेंसी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे वो रिकवरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस केस में हो पाएगा, किस केस में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पहला जो है, आप लोग को कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना है कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी किस पे है। दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, इसमें राइट ए देन रीड डेटा आइटम ए, देन उसके बाद ये कमिट हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, क्या ये डिपेंडेंसी है इसमें? तो इसमें क्या हो रहा है कि T2 है, डेटा आइटम ए को रीड कर रहा है विच इज रिटन बाय T1 ट्रांजेक्शन। तो ये T2 जो है इस केस में डिपेंडेंसी है, T2 डिपेंड ऑन T1। अब एक सेकंड में दूसरा एक देती हूँ, T1 ट्रांजेक्शन है, T2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसमें राइट हो रहा है, राइट के बाद ये कमिट हो जा रहा है, इसमें फिर रीड हो रहा है। अब इसमें क्या है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं, एक बार जो कमिट हो गया यानी कि परमानेंट स्टोर हो गया। और ये जो रीडिंग होती है वो डेटाबेस से होती है डायरेक्टली। इस केस में क्या था कि कमिट नहीं था, तो ये जो राइट कर रहा है उसे ये रीड कर रहा है, बट यहाँ पे कमिट हो गया, वो डेटाबेस में परमानेंट हो गया, ये बात सबको पता चल गई। इस केस में सबको बात पता नहीं थी, डेटाबेस को अभी कमिट नहीं हुआ था, इस केस में मे भी फेलियर हो सकता था, इसलिए इस केस में T2 डिपेंड कर रहा है T1 में, इसमें नहीं हो रहा है, तो नो डिपेंडेंसी। अब एक दूसरा देते हैं, थर्ड T1 T2, ये राइट ये रीड, उसके बाद यहाँ मैं कमिट नहीं, यहाँ पे मैं कहूँ कि रोल बैक हो रहा है, यानी कि जितने भी ऑपरेशन इसने परफॉर्म किए सारे अंडू हो रहे हैं।
यानी कि इसने कोई भी डेटा आइटम को रीड राइट किया होगा, T1 ट्रांजेक्शन ने किसी भी डेटा आइटम को राइट किया होगा, उसके बाद इस T2 ट्रांजेक्शन ने इसे रीड किया, उसके बाद सारा रोल बैक हो जा रहा है। तो इसमें भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि ये रोल बैक हो जा रहा है। सो नो डिपेंडेंसी। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। 4 T1 है और ये T2 है, ठीक है। ये राइट दोनों राइट कर रहा है, तो इसने 5 लाख राइट किया, इसने 10 लाख राइट किया, कुछ भी किया इसमें, तो दोनों राइट ऑपरेशन रहा, इसलिए इसमें भी नो डिपेंडेंसी, इसमें भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें T1 देन T2, राइट ए रीड ए। अब इसमें चेक करना है, इसमें क्या इसने राइट किया, लेकिन अगेन T2 ट्रांजेक्शन ने भी राइट किया, और T2 ट्रांजेक्शन और राइट किया उसको ही T2 रीड कर रहा है, ये इससे रीड नहीं कर रहा है। T1 के द्वारा जो रिटर्न था, ये जो रीड ऑपरेशन हो रहा है वो T2 के द्वारा ही रिटर्न है, इसलिए इसमें भी नो डिपेंडेंसी। इसमें T1 T2 दो ट्रांजेक्शन है, इसमें ये राइट हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें चेक करेंगे, अब इसमें और इसमें डिपेंडेंसी है, ये T1 से T2 डिपेंडेंसी है और ये T2 से T1 डिपेंडेंसी है। T1 डिपेंड T2, T2 डिपेंड T1। ऐसे पहले ऐसे हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि किसमें किसमें डिपेंडेंसी है, तो ये हमें पता चला कि कौन डिपेंड कर रहा है, तब तो हम इसको आगे चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इस तरह हमको डिपेंडेंसी पता चल रहा है। तो पहला वाला जो हमारा क्या था ना, ये जो था हमारा अनकमिटेड रीड था, ये वाला जो था एक कमिट नहीं किया हुआ रीड था। तो पहले जो हमने देखा फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसे कहेंगे हम अनकमिटेड रीड। पहला था हमारा अनकमिटेड रीड, जिसको डर्टी रीड भी कहते हैं, डर्टी रीड। इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले हो रहा है राइट रीड सीक्वेंस, इसमें क्या होगा कि T1 ट्रांजेक्शन है एंड T2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसमें राइट रीड, ये इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई और अपडेटेड बाय वन ट्रांजेक्शन एंड रीड बाय अनदर। तो ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई अपडेटेड बाय ट्रांजेक्शन T1 बाय वन ट्रांजेक्शन एंड रीड बाय अनदर ट्रांजेक्शन। इसे समझने के लिए अगर मैं कहूँ उसके बाद ये अनकमिटेड रीड है, इसका मतलब होगा अगर मैं कहूँ कि 2 पर्सन है, किसी एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, इसे क्या हो रहा है कि 2 पर्सन है, तो एक जो यहाँ पे इसने रेड किया 2 पर्सन है, T1 एंड T2 2 पर्सन है, तो ये पहले आगे वाले बेंच पे बैठा हुआ है, इसको एज्यूम करेंगे आगे वाले बेंच पे है, ये पीछे वाले बेंच पे है। इसने क्या किया कि इसने कुछ लिखा, पीछे वाले को एज्यूम करते हैं उसे कुछ नहीं आता, आगे पीछे जैसे कि है इसमें उस हिसाब से देखते हैं, इस पर्सन को कुछ नहीं आता है, तो इसने क्या, इसने जो भी लिखा उसे इसने लिखा सेम टू सेम एज इट इज कॉपी किया, यानी कि ये उसके बाद ये क्या करता है, जाके ये कॉपी जाके सबमिट कर देता है, और ये करता है, इसको पता चलता है ओफ मैंने तो सारा गलत लिखा था। इसने क्या हुआ कि अपना सारा इरेज करके, इसने अभी सबमिट नहीं किया है, सारा इरेज करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कमिट करता है, यानी कि इसके बाद सबमिट करता है। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसने सारा गलत नोट आउट किया था और इसने तो अपना सब कुछ सुधार लिया था, तो इसके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो यही हो रहा है इसमें कि ये हो गया डर्टी रीड, इसने जो रीड किया वो डर्टी है,
क्यों डर्टी है? क्योंकि ये अनकमिटेड रीड है। मे बी ये बाद में अंडू हो सकता है, रोल बैक हो सकता है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें दोबारा ये राइट कर सकता है, देन ये कमिट करेगा, तब तो इसने गलत रीड कर लिया है। तो यही सब इसमें दिक्कत है, इसमें अनकमिटेड रीड हो गया हमारा। तो इसमें बहुत सारा, एक होता है राइट रीड सीक्वेंस जिसमें नॉन रिपीटेबल रीड करते हैं, एक होता है राइट राइट जिसको लॉस्ट अपडेट करते हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये होता है हमारा प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन के बारे में। तो वो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम एराइजेस होता है अगर कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा तो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या क्या होगा? तो पहला तो होगा हमारा राइट रीड, यानी कि इसको डर्टी रीड भी कहेंगे, अनरिपीटेबल भी रीड कहेंगे। सेकंड हो गया हमारा रीड राइट, जिसे कहेंगे नॉन रिपीटेबल रीड। और थर्ड है हमारा राइट राइट लॉस्ट अपडेट। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन में। फोर्थ है हमारा फैंटम टपल प्रॉब्लम। तो पहला हमने देखा कि ये डर्टी रीड कैसे हो रहा है इस केस में। अब ये हम लोग थोड़ा सा दूसरा वाला भी देख लेते हैं कि राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है। कि पहले इसने सेकंड के लिए ये जो हमारा राइट रीड, इसमें दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, ठीक है, दो ट्रांजैक्शन है इसमें। इसने कुछ डेटा आइटम को रीड किया, ए को, T2 ने भी रीड किया, इसने ए की वैल्यू को अपडेट किया, कुछ अपडेट कर दिया, इसने उसे राइट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? रीड हो रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ना कि इसमें राइट, ये जो राइट है ये रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें अनरिपीटेबल रीड हो रहा है। तो अगली बार जो ये रीड करेगा ना तो ये कुछ और वैल्यू रीड करेगा, यहाँ पे उसने कुछ और रीड की थी, यहाँ पे वो वैल्यू कुछ और रीड करेगा, यानी कि डिफरेंट रीड ऑपरेशन होगा। इस T1 को क्या लग रहा है कि इसने तो अपडेट किया ही नहीं है सिस्टम में कोई वैल्यू को, बट ये दोबारा से फिर भी अपडेट हो गया। क्यों अपडेट हुआ? क्योंकि दूसरे ट्रांजेक्शन ने इसे अपडेट किया है, इसके कारण इसे फील होगा कि ये इसमें रीड हो गया है। तो दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन ए ट्रांजेक्शन गेट टू रीड unrepeatable that is different value of the same variable, that is here a, and in different read operation even after it has not been updated, अपडेट नहीं हुआ है तब भी। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को आगे ये जो करेगा, इसके कारण इसको हम लोग कहते हैं अनरिपीटेबल रीड और रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। ये रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है इस केस में। एक है हमारा लॉस्ट अपडेट, लॉस्ट अपडेट है हमारा, ये वाला जो है हमारा राइट राइट, ये जो हमारा थर्ड है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ये सब जो प्रॉब्लम है ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे एक्सप्लेन करें। और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, ठीक है। इसने कुछ रीड किया, अब ये टेम्पररी हो रहा है लोकली, ठीक है। इसने कुछ वैल्यू रीड की ए, और इसने राइट कर दिया। अब अगेन ये जो वैल्यू राइट करेगा ना, तो ये वाला जो, ये दोनों राइट हो रहा है, राइट राइट। अब ये इसमें क्या हुआ ना, दिस प्रॉब्लम occur when multiple transaction executed concurrently and update from one or more transaction get lost। इसने जो अपडेट किया वो लॉस्ट हो गया, लास्ट में क्या रहेगा, ये जो अपडेट करेगा लास्ट में सिर्फ यही रह जाएगा, ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जा रहा है, कंप्लीटली
लॉस्ट। तो यही इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। और लास्ट वाला हमने क्या देखा, फैंटम रीड टपल प्रॉब्लम। फोर्थ था हमारा फैंटम रीड टपल। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं कहूँ कि दो इसमें ट्रांजेक्शन गिवन है, इसमें मोर यानी कि ट्रांजेक्शन रीड ए वेरिएबल वंस बट व्हेन इट ट्राई टू रीड सेम वेरिएबल अगेन एन एरर अकर सेइंग वेरिएबल नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें एक ट्रांजेक्शन है T1 देन T2, ठीक है, इसने पहले रीड किया, ठीक है, फिर इसके बाद इसने रीड किया सेम वेरिएबल, इसने क्या किया, डिलीट। अब ये जो रीड करेगा, क्योंकि वो तो डेटा आइटम ए को सबने ए को डेटा आइटम रीड किया, रीड, और ये रीड करेगा तो इस समय क्या आएगा, एरर। तो यही होता है कि इसमें वेरिएबल जो रीड हुआ है, एक बार तो रीड हुआ, लेकिन अगेन जब वो ट्राई करेगा तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो इसके कारण इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। इसको अगर एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो ट्रांजेक्शन है, उसने सिलेक्ट की कुछ वैल्यू, उसके बाद उसमें हम कुछ और डिलीट कर देंगे, उसके बाद दोबारा रीड करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यही हो गया हमारा फैंटम रीड एंड टपल प्रॉब्लम। तो इसमें हमने क्या देखा कि कैसे ये जो हो रहा है ना, इसमें फैंटम रीड हो रहा है, और तीनों हमने देख लिया। तो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम देखेंगे रिकवरेबल शेड्यूल, तो इसी के हेल्प से देखेंगे, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम समझाना इंपॉर्टेंट था कि कैसे राइट रीड सीक्वेंस हो रहा है, किस केस में क्या हो रहा है, इसलिए ये समझाना इंपॉर्टेंट था। तो चलिए देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में। रिकवरेबल शेड्यूल, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले हम देखेंगे कैसे किस केस में रिकवरेबल हो रहा है, किस केस में नहीं हो पाएगा। तो दो ट्रांजेक्शन है T1 T2, ये रीड हो रहा है डेटा आइटम ए, राइट डेटा आइटम ए, राइट देन सबमिट। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये वाला जो पार्ट है ना कि ये यहाँ पे इसने रीड किया, इसने राइट किया, और देन अगेन इसने इसे राइट किया, और उसके बाद कमिट हो रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा नॉन रिकवरेबल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि चलिए एक दूसरा देखते हैं।